Good morning, all of you. Myself नीरज तिवारी. पिछले वीडियो में हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम बताए थे. कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम और भी हैं जो कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे आधारित हैं. तो उसको पढ़ाने से पहले, उस न्यूमेरिकल को बताने से पहले मैं आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में बताता हूँ. स्पेसिफिक हीट सिंपली आप कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं. वहाँ पे भी आपको ये पढ़ाया गया होगा कि स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया गया होगा. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम गैसेस सिस्टम के लिए जब कंसीडर करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हम लेते हैं या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे. ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी के लिए हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है, तो उसको बताने से पहले हम आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में बताएंगे पहले. ठीक है. जैसे कि हमने आपको पीछे के वीडियो में थोड़ा बहुत बताया होगा, जब हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बता रहे होंगे तो उसमें हमने स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था. हमने बताया था कि केवल हमको ये जानना है कि जैसे हम किसी भी सिस्टम को, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट यदि हम किसी सिस्टम को सप्लाई करते हैं तो हीट की सप्लाई, यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स में जो पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट में हमने आपको बताया कि हीट हम दो प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं. यानी हीट के अकॉर्डिंगली जो है, हीट का यूज क्या है, हीट एक वर्ड है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर के रूप में, जिसको हम जानते हैं कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू दियर टेम्परेचर डिफरेंस, उनके टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण. ठीक है. यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी जहाँ एनर्जी फ्लो कर रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जैसे हम अपने टचेस सेंस के माध्यम से हम ये जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को, किसी भी बॉडी को हम टच करते हैं तो टच करके ये हम जानते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है. बॉडी अगर ज़्यादा गर्म लगती है, ज़्यादा ही हॉट होती है, तो हम कहेंगे ज़्यादा हॉट है. उसके कंपेरिजन हम दूसरी बॉडी को टच करेंगे, अगर वो हमको पहली बॉडी की अपेक्षा कोल्ड लगती है तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा हॉट है, ये कोल्ड है, यानी इसका टेम्परेचर अधिक है, इसका टेम्परेचर कम है. ठीक. तो इस प्रकार से हीट वर्ड केवल तब तक यूज होता है जब तक एनर्जी फ्लो करती है. यानी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ले आएंगे, जब तक एनर्जी आपकी फ्लो करती रहती है, जो एनर्जी फ्लो करेगी वही एनर्जी हमारी हीट है. ठीक. जब एनर्जी फ्लो करना बंद कर देगी तो हम वर्ड हीट को यूज नहीं करते हैं, तब हम कहते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम. यानी दोनों बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो सेम है. द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडी आर सेम, या कह सकते हैं कि दे आर इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक ना. जब उनका टेम्परेचर यानी एनर्जी फ्लो करना बंद कर देगी तो हम क्या कहेंगे कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर या दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है, यानी दोनों का टेम्परेचर एक समान है. तो वहाँ वर्ड हीट यूज हम नहीं करते हैं. यानी वर्ड हीट हम केवल तब यूज करेंगे जब एनर्जी फ्लो करती रहती है. ठीक है. तो हमने आपको बताया था कि हीट हमारी, हम किसी भी सिस्टम पे हीट जब हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो या तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, या सिस्टम, जैसे किसी भी बॉडी को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम हीट, सब्सटेंस हमारे जो होते हैं मटेरियल, मैटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हमने आपको बताया कि जब हम टेम्परेचर मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे, जैसे सॉलिड मटेरियल है या लिक्विड मटेरियल है, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो या तो उसके लिक्विड के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी या तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होगा. यही दो घटनाएं हमको मिलती हैं. ठीक. तो हमने आपको बताया कि जब किसी बॉडी को हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, यानी जब किसी सिस्टम को या किसी सब्सटेंस को हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, मटेरियल को, सब्सटेंस को हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर देते हैं. जब किसी भी सब्सटेंस को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर नहीं देते, हीट सप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं कि या तो उस मटेरियल बॉडीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या तो मटेरियल हमारा या सब्सटेंस हमारा वन स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. यानी इसके आधार पे हम कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं कि जब हम किसी सिस्टम को, किसी सब्सटेंस को, किसी भी सिस्टम में कंटेन जो सब्सटेंस हमने लिया है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, और हीट को देने के बाद यदि सब्सटेंस
का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो जो हीट होती है, जो जिस अमाउंट ऑफ हीट के कारण उसके टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, वही टेम्परेचर हम यानी टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है यदि टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है तो ये अमाउंट ऑफ हीट हमारी कही जाती है स्पेसिफिक हीट, या सिंपली हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। यानी कहने का मतलब है अब मटेरियल ऑफ बॉडी, यानी कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए मटेरियल बॉडी ऑफ यूनिट मास, ठीक ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। यानी कहने का मतलब किसी भी बॉडी के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है वही उष्मा हमारी विशिष्ट उष्मा कही जाती है। ठीक, तो हमने आपको बताया कि विशिष्ट उष्मा हम कंसीडर कब करेंगे, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें और सब्सटेंस के हीट प्रोवाइड करने पे सब्सटेंस के स्टेट्स में चेंजिंग ना हो बल्कि सब्सटेंस का क्या हो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो हम उस अमाउंट ऑफ हीट को जब सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जिस उष्मा की मात्रा के कारण सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके प्रति डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी वो उष्मा की मात्रा हमारी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। लेकिन जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट प्रोवाइड करने पे सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ना हो बल्कि सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कहने का मतलब जैसे आइस बर्फ है, सॉलिड मटेरियल है, ठीक ना, उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट इंक्रीज करेंगे, तो जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और आइस क्या है मेल्ट होता जाएगा, यानी आइस क्या है मेल्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, उसके स्टेट्स में चेंजिंग होगी। तो जिस उष्मा के कारण, जिस उष्मा की मात्रा के कारण उसके स्टेट्स में चेंजिंग होगी, ठीक ना, उसके स्टेट्स में चेंजिंग होगी, वह उष्मा की मात्रा उसकी गुप्त उष्मा कही जाती है, लेटेंट हीट कही जाती है। समझ रहे हैं ना, उसकी लेटेंट हीट कही जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी सिस्टम को, किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, यदि उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है तो जिस उष्मा की मात्रा के कारण उसके टेम्परेचर में पर डिग्री सेंटीग्रेड की इंक्रीजिंग होती है पर यूनिट मास के लिए, प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जितनी उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उष्मा की मात्रा उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाती है। या यदि हम किसी सिस्टम को टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करने पे उस सब्सटेंस के टेम्परेचर में नहीं बल्कि क्या होता है सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी जैसे सॉलिड को प्रोवाइड किया सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड को प्रोवाइड करें लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब सब्सटेंस की स्टेट्स में चेंजिंग हो जाए तो वह जिस उष्मा की मात्रा के कारण ऐसा होता है वह उष्मा की मात्रा उसकी गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट कही जाएगी। और जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें और सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो तो जिस उष्मा की मात्रा के कारण सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है वह उष्मा की मात्रा उसके पर डिग्री सेंटीग्रेड पर यूनिट मास के लिए जब हम कंसीडर करेंगे तो वो उष्मा की मात्रा हमारी विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। हम आसानी से विशिष्ट उष्मा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकली हम स्पेसिफिक हीट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आज आपको बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात होगी जो हम पीछे पढ़े हैं। सिंपली हमारे माइंड में ये एक बात होनी चाहिए कि जब हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे, यदि उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो रही है तो जिस उष्मा की मात्रा के कारण उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी वह उष्मा की मात्रा उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी, विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। और यदि हम किसी सब्सटेंस हीट प्रोवाइड करते हैं और उस सब्सटेंस के उस हीट के कारण उस सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है तो जिस उष्मा की मात्रा के कारण सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है वह उष्मा की मात्रा उसकी लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा कही जाएगी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट of gases। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट क्या है? सबसे पहले सिंपल हम दो प्रकार से इसको बता सकते हैं, दोनों तरीके से आपको समझाते हैं, जो बेटर लगे आप उसको क्लियर करेंगे। नोट्स भी हम आपको अपलोड कराते हैं, उसके आधार पे आप देख लीजिएगा। लेकिन जैसे स्पेसिफिक हीट को हम दो प्रकार से
स्टेट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हमने डेफिनेशन तो आपको क्लियर करा दी, स्पेसिफिक हीट को हम डेराइव करेंगे इसके मैथमेटिकल फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, यानी मैथमेटिकली हम कैसे यूज करेंगे इस चीज़ को हम आपको यहाँ बताते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में क्या है, जनरली हमने आपको बताया, हम जानते हैं पीछे की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक हीट जब गैसों के लिए हम कंसीडर करते हैं तो गैसों के लिए हम स्पेसिफिक हीट को क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेते हैं। जनरली हम स्पेसिफिक हीट नहीं लेते हैं, ठीक ना। स्पेसिफिक हीट जनरली हमारी डिफाइंडेबल होती है, जो हमने अभी आपको बताया कि एकांक द्रव्यमान की पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी हमारी विशिष्ट उष्मा होगी। ये केवल ये डेफिनेशन हमारा केवल वेरीफाइड करेगा, केवल ये हमारा डेफिनेशन ये हमारा ट्रू होगा केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक ना। सॉलिड और लिक्विड के केस में ऐसा प्रूफ रहेगा और गैसेस के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं स्पेसिफिक हीट हम कैसे निकालते हैं, ठीक। जनरली हम जानते हैं, सिंपली हमको ये पता है कि जब हम किसी वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि इफ़ वी सप्लाइड टू द हीट टू ए बॉडी, यानी जब हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे, उष्मा प्रोवाइड करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, ऐसा हम जानते हैं, ठीक। यानी यदि हम किसी बॉडी को गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर पे इंक्रीजिंग अलग अलग सिस्टम के लिए, यानी कहने का मतलब अलग अलग मटेरियल ऑफ बॉडी के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्यों होगा, वो उनके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हम किसी लोहे की वस्तु को कंसीडर करें, उसको हम हीट प्रोवाइड करें तो जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी गर्म होगा, यानी पूरी की पूरा मटेरियल जल्दी गर्म हो जाएगा। जितना हम जैसे इतना बड़ा अगर हम लोहे की चादर कंसीडर करते हैं, इसको गर्म करेंगे, यहाँ गर्म करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी बहुत ही कम हीट प्रोवाइड करने पे ही ये क्या होगा, पूरा मटेरियल हमारा गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही हम प्लास्टिक की चादर लें, अगर हम प्लास्टिक के चादर को कंसीडर करें, ऐसा ही लें, अगर हम यहाँ गर्म करेंगे तो जहाँ हम गर्म करेंगे केवल उतनी ही दूर गर्म होगा, इधर यहाँ पे गर्म यानी टेम्परेचर उतनी, जितने देर इसको गर्म करते हैं उतने देर इसको गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ का इसको उतनी देर गर्म करने पे ये पूरा बॉडी इसकी हीट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब इसकी पूरे बॉडी में हीट क्या होगी, फ्लो करेगी, कंडक्शन के माध्यम से हीट यहाँ क्या होगी, पूरे बॉडी में फ्लो करेगी, और पूरे बॉडी में फ्लो करने पे इसका टेम्परेचर पूरे बॉडी का हमको मेंटेन होगा। लेकिन जब हम प्लास्टिक की मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ हीट प्रोवाइड करेंगे तो केवल इतनी ही दूर जहाँ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं केवल वहाँ ही हमको टेम्परेचर मिलेगा, उसके बगल में हम टच करेंगे तो टेम्परेचर हमको उतना देर इसको गर्म करेंगे जितनी देर, उतनी देर इसको भी गर्म करेंगे। लेकिन यहाँ टेम्परेचर हमको इस बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे हमको टेम्परेचर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन इसके अलग अलग पॉइंट्स पे टेम्परेचर हमको इस हीट के कारण नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल ऑफ बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, बट ये टेम्परेचर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के प्रकृति पे निर्भर करेगा, यानी उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। या अगर हम जैसे कंडक्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें हम थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट आसानी से क्या होगी, टेम्परेचर यानी हीट हमारी क्या होगी, कंडक्ट करेगी और पूरे बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसके कारण धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और धीरे धीरे ज़्यादा देर तक गर्म करने पर पूरी बॉडी हमारी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो मटेरियल, अगर हम प्लास्टिक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो जहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे केवल वहीं तक गर्म रहेगी, उसके आगे हीट हमारी क्या होगी, कंडक्ट नहीं करेगी, टेम्परेचर आगे हमको नहीं मिलेगा। तो अलग अलग मटेरियल के लिए उतनी ही देर हम इसको गर्म करेंगे, उतनी हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, उतनी हीट इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसको हीट प्रोवाइड करने पे इसका टेम्परेचर मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, केवल उतने ही पॉइंट पे इंक्रीज करेगा जहाँ पे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक। साथ ही साथ अगर हम इतनी छोटे कंडक्टिंग मटेरियल ही कंसीडर कर रहे हैं, अगर इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि 10 ग्राम की वस्तु हम कंसीडर कर रहे हैं, इतना ही, यानी इसका मास, इतनी छोटी वस्तु ले रहे हैं तो इसका क्या होगा, मास कम होगा, और इतनी बड़ी लेंगे तो इसका मास यानी कि अधिक होगा। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि यदि हम इसको गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे इस छोटे मटेरियल को, तो कम समय में ही ये ज़्यादा तेज जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है।
और ये बड़ी वस्तु है, इसको गर्म करेंगे जब हम, इसका मास अधिक होने के कारण ये गर्म होने में, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी इसको इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए हमको कम समय लगेगा, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा उष्मा प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ज़्यादा देर तक हम इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा मात्रा में हमको उष्मा देंगे तब इसे यहाँ 1 डिग्री सी बढ़ेगा और इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए हमको कम उष्मा देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है और उस बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, यानी जब हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग होगी वो 2 बातों पे निर्भर करेगी। एक तो जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी, यानी हीट के कारण बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, साथ ही साथ अमाउंट ऑफ हीट जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, सब्सटेंस को, मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे, वो अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड करेगा उसके मास पे भी। अगर मास कम रहेगा तो हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे, तो मास अगर कम रहेगा तो टेम्परेचर अधिक इंक्रीज करेगा और मास अगर अधिक रहेगा तो टेम्परेचर कम इंक्रीज करेगा, ऐसा रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंटली हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम कह सकते हैं इट कैन बी प्रूव दैट द अमाउंट ऑफ हीट DQ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी एंड द टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर DT, यानी द राइज इन टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब जब हम किसी सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट, यदि हम माने कि यदि हम किसी सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी और वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल को प्रोवाइड करेंगे, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो जो बॉडी है उसके मास पे डिपेंड करेगा और साथ साथ उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी को या किसी भी मटेरियल बॉडी को हीट प्रोवाइड हम करेंगे तो वह उष्मा की मात्रा उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा और साथ साथ उस बॉडी में जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब है कि मास कम रहेगा तो टेम्परेचर अधिक इंक्रीज करेगा, मास अधिक रहेगा तो टेम्परेचर कम इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि experimentally it can be proved that the amount of heat DQ required to rise the temperature of body is directly proportional to the mass of body and increase the temperature by DT, ठीक ना, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब है कि जो हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो उसके मास और जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उस हीट के कारण उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं, दैट इज करके लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज DQ is proportional to the mass and DQ is proportional to the increase in temperature DT implies that हम यहाँ से कह सकते हैं DQ proportional to, अगर कंबाइंडली लिखें तो m into DT हो जाएगा, या implies that DQ is equal to, हम कंसीडर कर सकते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा C m DT के, या implies that DQ is equal to, इसको हम और भी सुटेबल लिखने के लिए m C DT कंसीडर कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, ये जो हमारा कांस्टेंट C है, वेयर यहाँ नीचे लिख सकते हैं, यहाँ वेयर C is a constant, वेयर हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि वेयर C is a constant, यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं वेयर C is a constant डिपेंड्स अपॉन द, जिसकी वैल्यू डिपेंड्स करेगी, यानी C जो होगा डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, वेयर C इज ए कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, यानी जो हम बॉडी कंसीडर करें उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा ये हमने आपको बताया, ठीक है। एंड आगे लिख सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, it is called specific heat of material of body, ठीक है। where C is a constant depends upon the nature of material of body and it is called specific heat of material of body, and it is called the specific heat of material of body। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सिंपली हमने आपको बताया, एक बार फिर से हम बताते हैं, एक बार फिर से आप स्पेसिफिक हीट के बारे में जान लेंगे। सिंपली हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं
कि स्पेसिफिक हीट क्या है, कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो या तो सिस्टम के टेम्परेचर यानी या तो सब्सटेंस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी या सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, जब हम सिस्टम को सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं यदि उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे और उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी वो अमाउंट ऑफ हीट हमारी स्पेसिफिक हीट कही जाती है। और जब हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं और सब्सटेंस क्या है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है तो वो अमाउंट ऑफ हीट हमारी लेटेंट हीट कही जाती है। स्पेसिफिक हीट के केस में हमने आपको बताया कि जब हम किसी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल ऑफ बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे या मटेरियल ऑफ बॉडी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उस मटेरियल ऑफ बॉडी के यानी उस बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी। ये टेम्परेचर दो बातों पे डिपेंड करता है, ठीक ना। टेम्परेचर में जो इंक्रीजिंग होगी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने के लिए वो दो बातों पे निर्भर करता है। यानी यदि हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, यदि किसी मटेरियल को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो ऊष्मा की मात्रा उस बॉडी के मास पे और उस बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीजिंग पे डिपेंड करेगी। यानी वह ऊष्मा की मात्रा कहाँ कन्वर्ट होगी, यदि मास आपका मास पे और किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर इंक्रीजिंग पे। यानी जितनी ऊष्मा हम सब्सटेंस को प्रोवाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा मास पे। अगर मास अधिक है तो ऊष्मा की मात्रा हमको अधिक देनी पड़ेगी, ठीक। यदि मास कम रहेगा तो ऊष्मा की मात्रा हमको कम देनी पड़ेगी। मास अधिक रहेगा यदि ऊष्मा की मात्रा यदि dt की वैल्यू क्या है, यानी मास कम रहेगा तो dt की वैल्यू यहाँ से इस प्रकार से हम कह सकते हैं dq इज प्रोपोर्शनल टू द m इंटू dt। यानी यदि मास की वैल्यू अधिक हो जाएगी तो dt की वैल्यू कम रहेगी, यानी टेम्परेचर इंक्रीजिंग कम होगा। यदि dt मास की वैल्यू कम रहेगी तो dt की वैल्यू अधिक रहेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो उस बॉडी के मास और उस बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीजिंग में कन्वर्ट यानी उस बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीजिंग पे डिपेंड करता है। तो इसके आधार पे हमने लिखा कि एक्सपेरिमेंटली वी कैन प्रूव दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू increase the temperature of body is directly proportional to the mass of body and rise the temperature and increase the temperature dt। यानी कहने का मतलब किसी भी सिस्टम के किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे अनुक्रमानुपाती होती है मास ऑफ बॉडी यानी बॉडी के द्रव्यमान के एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर dt और जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसके आधार पे हमने लिखा कि इफ वी गिव द dq अमाउंट ऑफ हीट to a body, dq amount of heat to a if we supply the dq amount of heat to a body, then this dq amount of heat is directly proportional to the mass of body m and dq amount of heat is directly proportional to the rise in temperature dt। ठीक है, तो dq प्रोपोर्शनल टू हो गया मास ऑफ बॉडी m इंटू एंड dq इज प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। दोनों को कंबाइंड लिखेंगे, dq प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू dt के, या इम्प्लाइज दैट यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट c आएगा। दिस कांस्टेंट c इज नोन एज द दिस कांस्टेंट c यहाँ हमने लिखा वेयर c इज ए कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। यानी जो बॉडी हमने लिया है, जिस पदार्थ का वो बॉडी है, यानी जो पिंड हमने कंसीडर किया, जो बॉडी हमने कंसीडर किया, वो जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा इस c की वैल्यू। ठीक ना, c की वैल्यू इसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और साथ साथ इट इज कॉल्ड द, इसके आगे हमने लिखा इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी कहते हैं। यानी कि पदार्थ की यानी कि पिंड की का स्पेसिफिक हीट हम बॉडी का स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने पे यदि हम dq अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं तो वह dq अमाउंट ऑफ हीट जो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है वह dq अमाउंट ऑफ हीट सीधे अनुक्रमानुपाती होता है बॉडी के मास के, और जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसके आधार पे हमको वैल्यू मिल जाती है dq इज इक्वल टू m इंटू c dt के, वेयर c इज नोन एज द c is a constant and its value depends upon the nature of material of body and it is also called the specific heat of material of body। इसी को हम पदार्थ के पिंड जिस पदार्थ से बना है यानी पदार्थ का की विशिष्ट ऊष्मा हम कह सकते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसी स्पेसिफिक हीट को दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये समझ में आपको क्लियरली आया होगा कि dq यानी जब पदार्थ का क्यों m पे डिपेंड करता है कि अगर द्रव्यमान अधिक रहेगा तो ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो dq प्रोपोर्शनल टू m एंड dq प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर।
कंबाइन करके लिखेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू, कांस्टेंट आएगा सी, जहाँ कांस्टेंट सी क्या है, ये वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। स्पेसिफिक हीट हम क्यों कहते हैं ये हम ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई थी जब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाए थे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ाई थी। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम पर यूनिट मास, यानी प्रति एकांक द्रव्यमान पे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होगी वो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाएगी। यानी पर यूनिट मास पे यदि किसी वैल्यू को कंसीडर किया जाए तो वो वैल्यू जो होगी वो स्पेसिफिक वैल्यू कही जाएगी। जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी, दैट मीन्स डेंसिटी पर यूनिट मास, ठीक है ना। स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास पर केजी मास पे, यानी प्रति केजी मास पे, पर केजी मास पे जो वॉल्यूम होगा वो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाएगा। यानी एकांक द्रव्यमान पे जो वॉल्यूम हमारा होगा, एकांक पर यूनिट मास पे जो वॉल्यूम आपको कंसीडर होगा, यानी पर केजी मास पे जितना वॉल्यूम, जितने मीटर क्यूब वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे वो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वो वॉल्यूम हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाएगा। यानी उसी पर केजी मास पे अगर हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तो वही हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी कही जाएगी। या स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहा जाएगा प्रति केजी मास पे जितना आप वॉल्यूम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम हमारा स्पेसिफिक होगा। यानी स्पेसिफिक वर्ड जहाँ लग जाएगा तो उस, यानी जिसको हम स्पेसिफिक कंसीडर करेंगे उसको हम पर यूनिट मास कंसीडर, जैसे स्पेसिफिक डेंसिटी दैट मीन्स डेंसिटी पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास पे जो डेंसिटी होगी वो स्पेसिफिक डेंसिटी कही जाएगी। इसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, या हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ पर यूनिट मास, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसी फार्मूले के आधार पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर हम निकालें तो स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू हो जाएगा dQ अपॉन m इंटू डी टी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं m इंटू डी टी हो गया, यानी हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम अगर कंसीडर कर लें डी टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सी एंड m इज इक्वल टू हम मान लें 1 kg, देन हम यहाँ से कर सकते हैं C इज इक्वल टू डी क्यू, यानी हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of body through 1 degree centigrade is known as specific heat of body। यानी कहने का मतलब किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक, किसी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी बॉडी के प्रति एकांक द्रव्यमान के टेम्परेचर को, किसी बॉडी के प्रति एकांक द्रव्यमान के टेम्परेचर को, यानी कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान के बॉडी के, यानी कि किसी भी पिंड के प्रति एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा की मात्रा होगी, आवश्यक जो हीट होगी, जितनी ऊष्मा की हमको आवश्यकता होगी उसके पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, यानी कहने का मतलब है कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी वही ऊष्मा की मात्रा हमारी विशिष्ट ऊष्मा कही जाएगी। अब इसको स्पेसिफिक हीट क्यों कहा गया, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास है, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। हमने आपको पीछे भी बताया था कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जहाँ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पर यूनिट मास, यानी किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी अगर हम पर यूनिट मास पे कंसीडर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाती है। तो इसके इतनी बात अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि जिस भी क्वांटिटी को अगर हम पर यूनिट मास पे कंसीडर करेंगे तो वो क्वांटिटी हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटी कही जाएगी। जैसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल रहे हैं, यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास पर किलोग्राम मास पे आपका जो वॉल्यूम होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक डेंसिटी यानी डेंसिटी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक एनर्जी यानी एनर्जी पर यूनिट मास, स्पेसिफिक प्रेशर यानी प्रेशर पर यूनिट मास। ठीक है, इस प्रकार से हम कंसीडर कर सकते। उसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट है तो स्पेसिफिक हीट यानी हीट पर यूनिट मास, यानी
पर यूनिट मास में प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए वही ऊष्मा की मात्रा हमारी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कही जाएगी। विशिष्ट ऊष्मा को हम दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक प्रकार हमने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर dt, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता, जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, वह ऊष्मा की मात्रा उस बॉडी के मास पे, उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी और उस बॉडी के टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा उस पे डिपेंड करेगी, dt पे इंक्रीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ वैल्यू निकाले। dq इक्वल टू हमको मिलेगा c इंटू m इंटू dt, या dq इक्वल टू m c dt के, वेयर c इज ए कांस्टेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, यानी c की वैल्यू जो होगी वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी एंड इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी। और इसी c को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, c इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन m इंटू dt, m इन dt इधर कर देंगे, c इक्वल टू आ जाएगा और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरे प्रकार से भी हम स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंस द मटेरियल आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, यानी जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे से डिफर यानी भिन्न होते हैं। ठीक है, thus the amount of heat required to increase the temperature of body, thus the amount of heat required to produce a given change in temperature of body, यानी बॉडी के टेम्परेचर में चेंजिंग परिवर्तन करने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी वह ऊष्मा की मात्रा हम कह सकते हैं यहाँ से ऑफ ए गिवन मास, यानी किसी दिए गए द्रव्यमान के लिए। ठीक, वही ऊष्मा की मात्रा हमारी विशिष्ट ऊष्मा कही जाएगी। हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, या हम कह सकते हैं लेट अस कंसीडर एन अमाउंट ऑफ हीट Q इज गिवन टू ए सिस्टम, या इज गिवन टू ए बॉडी हम कंसीडर कर लें बॉडी, एंड इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजेज बाई डेल्टा टी डेल टी, देन द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज गिवन बाई, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ऐसे भी करके हम जानते हैं। दूसरे प्रकार से अगर हम कंसीडर करें तो दूसरे प्रकार से हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आप थोड़ा सा देखेंगे। पहले प्रकार में हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल ऑफ बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी। यह टेम्परेचर की इंक्रीजिंग जो होगी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगी। मास कम रहेगा टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा, और मास अधिक रहेगा तो हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा ऊष्मा को देना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट की मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा की मात्रा उस बॉडी के मास पे, यानी उस बॉडी के द्रव्यमान पे और उस बॉडी के जो टेम्परेचर इंक्रीजिंग है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, सबसे पहले मास पे डिपेंड करेगा, मास के अकॉर्डिंगली उसके टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी। मास अधिक रहेगा तो टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा उतनी ऊष्मा के कारण, और ऊष्मा की मात्रा को यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमको मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और मास कम रहेगा तो हमको उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कम हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डिपेंड करेगी द मास ऑफ बॉडी एंड राइज इन टेम्परेचर। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यदि हम किसी सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं और उस सिस्टम का यानी उस मटेरियल ऑफ बॉडी का जो मास है वो m है, और टेम्परेचर में dq अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने में टेम्परेचर में dt की इंक्रीजिंग होती है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट उसके मास पे डिपेंड करेगा और उसके राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। dq प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m के, dq प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dt के, या dq इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m, कंबाइंडली लिखेंगे m इंटू dt, दोनों dq पे डिपेंड करते हैं इसलिए m इंटू dt हो जाएगा। dq इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा c, यही c कांस्टेंट हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कही जाएगी मटेरियल ऑफ बॉडी के लिए। dq इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू c इंटू dt, यानी स्पेसिफिक हीट और हीट में हम संबंध आसानी से निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। dq जो हो m इंटू c इंटू dt की, या c की वैल्यू अगर हम निकालें तो c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू जाएगा dq बाई m इंटू dt, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इफ m इज इक्वल टू 1 kg एंड dt इज इक्वल टू 1 डिग्री c देन c इज इक्वल टू dq, यानी तब स्पेसिफिक हीट क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी, यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री C इज नोन एज, यानी हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, ये हमारा क्या है अमाउंट ऑफ हीट है, तो लिख सकते हैं आप इसको देख के ही लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी।
तब हम उसको क्या यानी एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी वह उष्मा की मात्रा हमारी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। ठीक, दूसरे प्रकार से हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से हमने डिफाइन करने के लिए हमने आप बताया कि जो बॉडीज होते हैं यानी कि सिंस द मटेरियल आर डिफर फ्रॉम वन अनदर, यानी मटेरियल जो होते हैं एक दूसरे से डिफर हैं, जैसे एक प्लास्टिक हो गया, एक आपका लोहा हो गया, अदर मटेरियल, इस प्रकार से मटेरियल क्या है एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो मटेरियल जब डिफर होंगे तो उनको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनमें टेम्परेचर भी डिफर इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब किसी में डी क्यू अमाउंट के कारण डी टी की इंक्रीजिंग होगी, किसी डी क्यू अमाउंट के कारण टी की इंक्रीजिंग होगी, टी1 की इंक्रीजिंग होगी। इस प्रकार से टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हमको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी किसी भी मटेरियल के लिए डी टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसी को हमको क्यू प्लस डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब उसका टेम्परेचर डी टी इंक्रीज करेगा। इस प्रकार से मटेरियल हमारे डिफर हैं तो अमाउंट ऑफ हीट भी हमको डिफर देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू produce a given change in the amount of heat required to produce a given change in temperature of given mass, किसी दिए गए द्रव्यमान के ताप को गिवन चेंज इन टेम्परेचर यानी कहने का मतलब किसी दिए गए द्रव्यमान के ताप को बढ़ाने के लिए जो उष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वो निम्नलिखित प्रकार से हम डिपेंड कर सकते हैं। हम मान सकते हैं लेट अस सपोज द हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम या द हीट इज सप्लाइड टू ए बॉडी इज क्यू एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेज बाई डेल टी। यानी यदि हम किसी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को, बॉडी को हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं और उस क्यू अमाउंट ऑफ हीट के कारण उस बॉडी के टेम्परेचर में डेल्टा टी की इंक्रीजिंग होती है, देन तब हम उसकी उष्मीय क्षमता निकाल सकते हैं, हीट कैपेसिटी निकालेंगे। हीट कैपेसिटी जब हमको मिल जाएगी तो हम आसानी से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हीट कैपेसिटी जब मिल जाएगी तो उसी हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास कंसीडर करेंगे, वही हमारी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेट अस सपोज या लेट अस कंसीडर कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट is given to a body and the temperature of body is increased by dt, then the heat capacity is given by, हीट कैपेसिटी हम निकालेंगे तो हो जाएगा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और टेम्परेचर में इंक्रीजिंग कितनी की होती है, डेल्टा टी की। यानी डेल्टा टी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होगी वही उसकी हीट कैपेसिटी यानी उसमें क्षमता कही जाएगी। यानी हीट कैपेबिलिटी होगी, यानी इतनी हीट की उसमें क्षमता क्या होगी, उसके ताप को, यानी किसी भी बॉडी के ताप को डेल्टा टी अमाउंट में बढ़ाने के लिए, यानी किसी भी बॉडी के ताप को डेल्टा टी से इंक्रीज करने के लिए जो आवश्यक उष्मा की मात्रा होगी वही उसकी उसमें क्षमता यानी हीट कैपेसिटी कही जाएगी। किसकी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी कही जाएगी। यानी बॉडी की उसमें क्षमता यानी बॉडी के ताप को डेल्टा टी इंक्रीज करने के लिए आवश्यक जो उष्मा की मात्रा होगी वो बॉडी की उसमें क्षमता कही जाएगी, हीट कैपेसिटी कही जाएगी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई डेल टी, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी एकांक, यहाँ अगर डेल्टा टी की वैल्यू हम 1 डिग्री से कंसीडर करें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा हमारी बॉडी की हीट कैपेसिटी कही जाएगी, नहीं बॉडी की उसमें क्षमता कही जाएगी। अब यहाँ हम कह सकते हैं दैट इज करके हम यहाँ नीचे ही लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, एंड आल्सो हम यहाँ लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी, और ये क्षमता डिपेंड किस पे करेगी, मास पे। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज
इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एंड आगे आप लिख सकते हैं एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। और इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, इम्प्लाइज दैट इज करके लिख सकते हैं आप, दैट इज सी इज इक्वल टू हो जाएगा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, यानी अपान हो जाएगा मास, ठीक। या इम्प्लाइज दैट हीट कैपेसिटी की वैल्यू आप जानते हैं Q बाई डेल टी हो गया, अपान मास करेंगे यानी मास यम हो गया, यानी इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान यम इंटू डेल टी की। C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपान यम इंटू डेल टी के, ठीक है। यानी अब अगर हम यहाँ कंसीडर करें इसके आधार पे, जैसे यहाँ वैल्यू आए थे C इज इक्वल टू डी क्यू बाई एम इंटू डी टी, तो यहाँ हमने डी क्यू के स्थान पे यहाँ हमने Q अमाउंट ऑफ हीट लिया तो Q हो गया m, यहाँ डी टी के स्थान हमने डेल्टा टी लिया, तो इस प्रकार से यही फार्मूला हमको यहाँ भी मिल सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ कहते हैं कि यदि हम कंसीडर करें इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए बॉडी, यानी किसी भी पिंड को हम Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीजेज बाई डी टी डेल्टा टी, यहाँ डेल टी लिखेंगे डेल्टा टी, देन द हीट कैपेसिटी इज गिवन बाई, तब बॉडी की ऊष्मीय क्षमता अगर हम कंसीडर करें तो बॉडी की ऊष्मीय क्षमता क्या होगी, उसके ताप को यानी एकांक ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी ऊष्मीय क्षमता होगी, तो हम यहाँ कह सकते हैं हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाई डेल टी, यानी एकांक टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी हीट कैपेसिटी कही जाएगी। और हम जानते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, या स्पेसिफिक हीट हम कह सकते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी यानी कि किसी को भी अगर पर यूनिट मास पे कंसीडर किया जाए तो उसके साथ स्पेसिफिक वर्ड जुड़ जाता है, तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई सी। सी इज इक्वल टू हो जाएगा हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट अपान मास हो जाएगा, हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी Q बाई डेल्टा टी, अपान मास करेंगे या मास से मल्टीप्लीकेशन Q बाई एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, यही फार्मूला हमारा स्पेसिफिक हीट का आएगा, ठीक। अब यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं, देखिए इसी प्रकार से हम दो प्रकार से, यानी इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक हीट को, इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे C इज इक्वल टू Q बाई एम इंटू डेल्टा टी आ गया, एम्प्लाइज दैट इफ हम कंसीडर कर लें इफ यम इज इक्वल टू 1 kg एंड डेल टी इज इक्वल टू हम कंसीडर कर लें 1 डिग्री C, देन तब हम यहाँ से कह सकते हैं देन यहाँ के लिए अगर हम कंसीडर करें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, C इज इक्वल टू आ जाएगा Q के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देन, या लिख सकते हैं दस द अमाउंट ऑफ हीट, Q क्या है, उष्मा की मात्रा है, दस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, और ये Q कब आएगी, C की वैल्यू Q के बराबर कब होगी, जब डेल टी की वैल्यू 1 डिग्री थी और m की वैल्यू 1 kg होगी, यानी जो हम बॉडी लिए हैं जब उसका मास क्या होगा 1 किलोग्राम होगा और उसका ताप 1 डिग्री सी बढ़ाएंगे तो उसके 1 डिग्री सी ताप को बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होगी वही उष्मा की मात्रा उसकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दस द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर of unit mass of body थ्रू कितना बढ़ाने के लिए, थ्रू 1 डिग्री C is known as specific heat. The amount of heat required to increase the temperature of unit mass of body, 1 kg इसलिए unit mass of body through 1 degree C is known as specific heat. It is denoted by C. इसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमने लिखा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई C, यहाँ भी हमने लिख दिया इट इज डिनोटेड बाई C। अब इसके आधार पे यानी कि विशिष्ट उष्मा की डेफिनेशन जो हमने पहले आपको बताई थी वो डेफिनेशन निकल के यहाँ से आ गई कि एकांक द्रव्यमान के पदार्थ के ताप को या एकांक द्रव्यमान के
पिंड के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा इज नोन एज कही जाती है, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा कही जाती है। इट इज डिनोटेड बाय सी, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये ओनली ट्रू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के केस में ये ट्रू है। इसके सिवा अगर हम गैसेस स्टेट में कंसीडर करें तो गैसेस स्टेट में ये डेफिनेशन ट्रू नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 प्रकार से आपको डेफिनेशन बताई स्पेसिफिक हीट की। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक, जो आपको अच्छा लगा हो उसके आधार पे आप लिखिएगा। हमने यहाँ से इसी डेफिनेशन, ये इक्वेशन हमको मिला C = Q/m × ∆T। यहाँ हमने मान लिया इफ m = 1 kg, ∆T = 1 डिग्री C, देन C = हो जाएगा Q के। इसके आधार पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ बॉडी थ्रू 1 डिग्री C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, and it is denoted by C। ठीक है, C = Q/m × ∆T। बट दिस डेफिनेशन इज ओनली ट्रू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। यानी ये जो डेफिनेशन है वो केवल स्पेसिफिक हीट इज सफिशिएंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं द एबव डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन है वो केवल सफिशिएंट यानी केवल उचित है किसके लिए? फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। केवल सॉलिड और लिक्विड के केस में ये suitable है। बट in case of gases this is not sufficient because the specific heat of gases is varies from 0 to infinity। यानी जो स्पेसिफिक हीट होती है गैस की वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कहने का मतलब वेरी करती है। और सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए हम इस प्रकार से कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए तो ये डेफिनेशन ट्रू है, सफिशिएंट है। बट फॉर गैसेस हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट वो क्लियर नहीं है। अलग अलग केसेस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू चेंज होती है। यानी कहने का मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस आर वेरीज फ्रॉम 0 to infinity अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के आधार पे वो 0 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है। अलग अलग कंडीशन में हम आपको भी एग्जांपल के आधार पे बताते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं अब यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट अगर हम कंसीडर करें तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, यूनिट कंसीडर करें तो हीट की हम यूनिट जानते हैं। अगर कैलोरी ले रहे हैं तो हम यहाँ जैसे कि इज इन MKS सिस्टम की बात करें तो MKS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी? Q को हम किलो कैलोरी भी ले सकते हैं, किलो कैलोरी। तो M को हम लेंगे पर kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, पर kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, या पर kg पर डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा भी कह सकते हैं। ORR इसको हम लिख सकते हैं जूल पर kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। या इन CGS सिस्टम अगर हम करें, या यहाँ से हम इन CGS सिस्टम की अगर हम बात करें तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। CGS सिस्टम में अगर हम बात करें तो CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ऑल सब्सटेंस, सभी पदार्थों के लिए ऐसा होगा। आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑफ ऑल सब्सटेंस द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, सबसे अधिक स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, हाईएस्ट वैल्यू होती है 1 किलो कैलोरी पर kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलो कैलोरी पर kg इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होती है। या अगर हम CGS सिस्टम में लेते हैं और 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर।
ठीक। तो यूनिट हमारी एमकेएस सिस्टम में किलो कैलोरी पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड भी आप कह सकते हैं। इन सीजीएस सिस्टम होती है कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ ऑल सब्सटेंस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस सब के लिए। ठीक। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं द एबव डेफिनेशन इज सफिशिएंट for solid and the above definition is of specific heat, यहाँ लिख लेंगे the above definition of specific heat ले रहे हैं ना, the above definition of specific heat is sufficient for solid and liquid। ठीक। आगे बट नॉट फॉर गैसेस, गैसों के लिए नहीं होगा, बट यहाँ लिख सकते हैं बट नॉट फॉर गैसेस बिकॉज, या बट नॉट फॉर गैसेस सिंस हम लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 के आधार पे हम भी लिख सकते हैं कि यहाँ से लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 जो स्पेसिफिक हीट होगी वो वेरी करेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी। ठीक है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमको मिल गई, यूनिट मिल गई, और हम जानते हैं कि द अबव डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज सफिशिएंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, केवल सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए होगी, जबकि बट नॉट फॉर गैसेस सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि गैसों के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है, इसलिए गैसों के लिए सही नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक। तो गैसों के लिए क्या होगी स्पेसिफिक हीट, हम आगे आपको बताते हैं। ठीक। सिंपली आप ये समझें कि क्यों ऐसा होगा। जब हम यहाँ कंसीडर करते हैं, देखिएगा सॉलिड और लिक्विड के केस में जनरली जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे या सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके मास के कारण जो भी टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होगी वो सॉलिड और लिक्विड के केस में यानी वॉल्यूम हमारा इंक्रीज नहीं करता। बट गैस के केस में क्या होता है कि जब हम गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो केवल गैस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर के साथ उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। समझ रहे हैं। और ऐसा भी है कि गैस का टेम्परेचर केवल हीट के कारण भी इंक्रीज नहीं करता है। अगर हम गैस को कंप्रेस करें, कोई भी हीट हम प्रोवाइड ना करें, गैस को केवल प्रेशराइज्ड करें, कंप्रेस करें, प्रेशर इंक्रीज करें, तो गैस का जब प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेरी कम क्लोजर, यानी कि एक दूसरे के बहुत ही समीप हो जाएंगे, और एक दूसरे से गैस के मॉलिक्यूल जो दूर थे तो मॉलिक्यूल और समीप हो जाएंगे, उनके बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो उनकी एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, जब कंप्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने के कारण उनकी एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, वो दीवार पर जब टक्कर करेंगे तो वही उनकी जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होगी, और वही हीट हमको टेम्परेचर इंक्रीजिंग में यानी हीट में कन्वर्ट होगी, और वो हीट के उसी हीट के कारण हमारा क्या होगा, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा विदाउट सप्लाई ऑफ हीट, बिना हीट के सप्लाई किए ही टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना। यानी हीट हम सप्लाई नहीं करेंगे फिर भी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम अगर उस केस की बात करें तो वो केस हमारा क्या होगा, हीट सप्लाई नहीं करेंगे, यानी वेयर यानी ए प्रोसेस इन विच नो फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यानी नो सप्लाई ऑफ हीट टेक्स प्लेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट की कोई सप्लाई ना हो या हीट फ्लो ना करे, वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो एडियाबैटिकली जब हम गैस को कंसीडर करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के केस में हीट हम सिस्टम को सप्लाई नहीं करेंगे, यानी एडियाबैटिकली जब सिस्टम को हम सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे यानी गैस को कंप्रेस करेंगे, फिर भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट हम कह रहे हैं कि वह उष्मा की मात्रा जिसके कारण गैस यानी जिसके कारण पदार्थ के एकांक
द्रव्यमान का ताप बढ़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, यहाँ हम उष्मा नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर हम सब्सटेंस बढ़ता है का टेम्परेचर बढ़ता है डेल्टा टी से, जबकि हीट हम सप्लाई नहीं करते, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0 m इंटू हो जाएगा डेल्टा टी के 0 बाई m इंटू डेल्टा टी, यानी 0 में किसी का विभाग करेंगे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इस केस में जब हम हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, बिकॉज Q इज इक्वल टू 0, देयर आर नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम। यहाँ हम सब्सटेंस को किसी भी प्रकार की हीट सप्लाई नहीं करते हैं, हीट नहीं देंगे, बल्कि हम सब्सटेंस को यानी क्या करेंगे, गैस को, गैसेस सिस्टम जो हमारा है उस पे उसको हम कंप्रेस्ड करेंगे, कंप्रेशन के कारण यहाँ टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, तो स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होगी C इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी। ठीक, जब गैस कंप्रेस्ड होगी। अगर हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, मान लेते हैं गैसेस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट प्रोवाइड करने पे गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग नहीं होती है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो दूसरे केस में जब हम गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करें, ध्यान दीजिएगा, गैस का टेम्परेचर इनके यानी गैस को हीट प्रोवाइड करने पे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, गैस अलाउड टू एक्सपैंड, गैस क्या होगी, प्रसारित होगी, एंड व्हेन द टेम्परेचर चेंज इज कांस्टेंट, यानी जहां पे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना होगा, यानी व्हेन नो राइज इन टेम्परेचर, यानी जब ताप में कोई भी इंक्रीजिंग ना हो, वृद्धि ना हो, तो टेम्परेचर यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब गैस को हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट प्रोवाइड करने के कारण उसका क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तब क्या होगा, हम मानते हैं कि गैस को क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वॉल्यूम इंक्रीज करता, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो Q बाई 0 यानी किसी के बटे 0 वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है जब हम गैसेस सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमको स्पेसिफिक हीट क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। और जब हम गैस को हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे फिर भी गैस के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, यानी जब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करेंगे, जब गैस को हम कंप्रेस्ड करेंगे, यानी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तब भी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे और अमाउंट ऑफ हीट Q की वैल्यू को 0 रखेंगे, यानी Q की वैल्यू को 0 जब हम कंसीडर करेंगे, Q की वैल्यू को 0 मानेंगे, तो C की वैल्यू हमको स्पेसिफिक हीट 0 मिलेगा। यानी कहने का मतलब जब हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक हीट हमको गैस का नहीं प्राप्त होगा, 0 मिलेगा। जब हम प्रेशर को नहीं, जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट हमको क्या फाइंड होगी, इनफाइनाइट फाइंड होगी। तो किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट हम केवल तब ज्ञात कर सकते हैं, इसके आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि यदि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट होता, प्रेशर ना इंक्रीज करता, तो यहाँ C की वैल्यू 0 नहीं होती, स्पेसिफिक हीट 0 नहीं होता, क्योंकि जब यहाँ C की कहने का मतलब कंप्रेशन यानी कि यदि हम प्रेशर कांस्टेंट रखते तो स्पेसिफिक हीट हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होती। यहाँ यदि हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे थे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते, यदि हम वॉल्यूम को एक्सपेंड ना करते, वॉल्यूम कांस्टेंट अगर हम रखते, तो वॉल्यूम कांस्टेंट जब हम रखते तो गैस का क्या होता, वॉल्यूम आप कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता तो वॉल्यूम में जब इंक्रीजिंग ना होती तो गैस का जब आयतन गैस एक्सपैंड नहीं करता तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता, और इस अमाउंट ऑफ हीट के कारण जब टेम्परेचर इंक्रीज करता तो हमको स्पेसिफिक हीट फाइंड होती। ठीक, और जब यहाँ हम प्रेशर कांस्टेंट रखते, तो जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते तो प्रेशर के कांस्टेंट होने पे इसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीजिंग नहीं होती, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग केवल तब होती, टेम्परेचर हमारा तब बढ़ता, टेम्परेचर तब मिलता हमको जब हम Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते और प्रेशर को कांस्टेंट रखते। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने पे जब Q अमाउंट ऑफ हीट हम सिस्टम को प्रोवाइड करते तो सिस्टम हमारा क्या होता, तब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो सकती थी। यानी कहने का मतलब किसी भी गैस के लिए स्पेसिफिक हीट हमको केवल तब मिल सकती है जब स्पेसिफिक यानी कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। इसके आधार पे हमने इक्वेशन 1 के आधार पे आपको दिखा दिया कि गैस का जो स्पेसिफिक हीट है गैसेस सिस्टम की, गैसेस सिस्टम का यानी गैस मटेरियल का, अगर हम गैस को कंसीडर करते हैं फॉर गैसेस सिस्टम के लिए जो हमारी स्पेसिफिक हीट है वो 0 से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगी। जैसा कि हमने आपको दिखाया, अगर हम कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हम देखते हैं कि गैस क्या है, 0। अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट हमारी इनफाइनाइट होती है, यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस की स्पेसिफिक हीट 0 या इनफाइनाइट होगी। एडियाबैटिक कंप्रेशन में स्पेसिफिक हीट
जीरो होगी, एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन में स्पेसिफिक हीट हमारी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी फॉर ए गैसियस सिस्टम। ठीक, तो इसके आधार पे ये क्लियर हो जाता है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होगी गैस की वो जीरो से इन्फिनिटी तक हमारा क्या है, वेरी करती है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर ए गैसियस सिस्टम हम कह सकते हैं आइदर प्रेशर और वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, यानी यदि हमको गैसियस सिस्टम के, अभी हमने आपको बताया कि यदि हमको गैसियस सिस्टम के स्पेसिफिक हीट को प्राप्त करना है तो या तो हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना होगा। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तब हमको स्पेसिफिक हीट गैस की मिलेगी, या प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब स्पेसिफिक हीट हमको मिलेगी। देखिए यहाँ हमने प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा, स्पेसिफिक हीट हमको जीरो मिलती है। यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा गया, इसलिए स्पेसिफिक हीट हमको इनफाइनाइट मिलती है। तो स्पेसिफिक हीट गैस की हमको कब मिलेगी, तो अब हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि द स्पेसिफिक हीट, या टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आइदर प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, या तो हमको प्रेशर को आइदर प्रेशर और वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, या तो हमको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी हमको गैसियस सिस्टम की या गैस की स्पेसिफिक हीट हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है ये क्लियर आपको हो गया होगा कि वेरी क्यों करता है। द अबव डेफिनेशन हमने लिखा, द अबव डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट इज सफिशिएंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट फॉर गैसेस, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। यानी हमने लिखा कि जो उपरोक्त डेफिनेशन है ये केवल सॉलिड और लिक्विड के लिए ही सफिशिएंट है, यानी कि उचित है, और गैसेस सिस्टम के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गैसेस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट जीरो से इनफाइनाइट तक वेरीज करती है। कैसे वेरीज करती है, हमने आपको एग्जांपल के रूप में बताया कि यदि हम किसी गैस को कंसीडर करें और हीट सप्लाई ना करें, गैसेस सिस्टम को हम हीट सप्लाई ना करें और हम गैस को क्या करें, कंप्रेस करें। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो गैस जब कंप्रेस्ड होगी तो उसके मॉलिक्यूल समीप आएंगे और एक दूसरे से उनके बीच का नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा, यानी कोलिजन की संख्या बढ़ेगी। कोलिजन की संख्या बढ़ने के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब स्ट्राइक करेगा मॉलिक्यूल्स सब गैसेस वाल्व में, जो सिस्टम हमने गैसेस सिस्टम लिया उसके वाल्व्स पे, तो वही काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, और हीट से हमको टेम्परेचर, यानी वही काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होकर टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। तो गैसेस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो स्पेसिफिक हीट हम यहाँ से निकालेंगे, C इक्वल टू क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फॉर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू C की वैल्यू हमको जीरो मिल जाएगी। और दूसरे केस में यदि हम माने कि हम यदि किसी सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते हैं और क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, यानी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें और गैस का आयतन वॉल्यूम एक्सपैंड हो, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एंड देयर आर नो राइज इन टेम्परेचर, यानी वहां पे किसी भी प्रकार के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग ना हो, देन द स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू टेल टी की वैल्यू जब जीरो रहेगी। आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो गैस का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, गैस एक्सपैंड होगी, डेल्टा टी की वैल्यू, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यू बाई एम इंटू जीरो, यानी C की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। यानी कहने का मतलब जब हम वॉल्यूम को अलाउ करेंगे, यानी वॉल्यूम को, यानी गैस को अलाउ एक्सपेंड करने के लिए अलाउड करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, समझ रहे हैं ना। यानी जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक हीट हमको इनफाइनाइट मिलेगी, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट हमको जीरो मिलेगी। यानी गैस की, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस की स्पेसिफिक हीट हमारी क्या है, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगी। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आइदर प्रेशर और वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, यानी या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब हमको, यानी कहने का स्पेसिफिक हीट मिलेगी, या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तब हमको स्पेसिफिक हीट मिलेगी। यानी कि यदि हमको गैस का स्पेसिफिक हीट चाहिए तो हमको या तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना होगा या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द specific heat of
गैस either pressure or volume kept constant. Either pressure or volume kept constant. और इसके आधार पे 10 वी हैव टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. इसके आधार पे हम गैस की 2 स्पेसिफिक हीट निकालते हैं. 10 नीचे लिख लेंगे आप. यहाँ से लिख सकते हैं आप 10 वी हैव टू 10 वी हैव टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. 10 वी हैव टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑफ गैस. पहला होगा फर्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर तो हम यहाँ लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर. द अमाउंट ऑफ हीट required to rise in temperature of unit mass of gas when pressure kept constant is known as specific heat of gas at constant pressure. It is denoted by Cp. दैट इज करके आप लिख सकते हैं Cp इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एम इंटू डेल्टा टी. यूनिट मास ऑफ गैस यहाँ थोड़ा सा बदल गया. गैस थ्रू 1 डिग्री C थ्रू 1 डिग्री C when pressure kept constant. C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा. Q बाई एम इंटू डेल्टा टी ऐसा भी कर सकते हैं या डेल Q बाई डेल्टा टी हो जाएगा. यूनिट मास कह दिया आपने तो एम की वैल्यू हो जाएगी 1. क्या हो जाएगा डेल Q बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये हो जाएगा. ठीक इसी प्रकार से स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. दूसरी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट. इसी प्रकार से आप कह सकते हैं दूसरा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे आप. इसी प्रकार से लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर
of unit mass of gas through 1 degree C when volume kept constant is known as specific heat at constant volume. It is denoted by CV. दैट इज करके आप लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू हो जाएगा del Q बाई del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस प्रकार से हमने देखा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, यानी गैसों के स्पेसिफिक हीट को हम दो प्रकार से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम स्पेसिफिक हीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा था इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस आइदर प्रेशर और वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तभी हम वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने लिखा दस वी हैव टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। इस प्रकार से हम दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस को जानते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट करके ले सकते हैं, या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन में लिखी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस टू 1 डिग्री C, यानी एकांक द्रव्यमान की गैस के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी जब दाब हमारा व्हेन प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, जब दाब हमारा यानी स्थिर दाब पर या दाब को स्थिर रखकर एकांक द्रव्यमान के ताप यानी एकांक द्रव्यमान के गैस के ताप को 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा हमारी विशिष्ट उष्मा कही जाएगी। स्थिर दाब पर विशिष्ट उष्मा गैस की कही जाएगी। इसी प्रकार से स्थिर आयतन के लिए लिया गया है। तो एकांक द्रव्यमान है इसलिए Cp इक्वल टू del Q बाई m इंटू del T होता। तो m को हमने हटा दिया, हमने मान लिया del Q अमाउंट ऑफ हीट के कारण del T टेम्परेचर इंक्रीज करता है एकांक द्रव्यमान के गैस की का एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये Cp इक्वल टू हो जाए del Q बाई del T एट कांस्टेंट प्रेशर। यूनिट मास है इसलिए m की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें उम्मीद है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम आपको कराते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कराएंगे।